देखो बच्चों, बिल्कुल लाइट 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 जलाओ डेविड। हमने चैप्टर नंबर 9 को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 9 था उसमें मुख्य रूप से अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मैं एक बार बिल्कुल बारीकी से इसको रिवाइज करूंगा 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद में हाँ अब वर्तनांक नहीं आया, चलो ठीक, बड़ा सिंपल मामला है। देखें आप थोड़ा सा नीचे की किताब को बंद कर दो, मैंने ऊपर ही किताब निकाल रहा हूं मैं। देखें एक बार बेटा, सबको बारीकी से दिख रहा होगा, ये चैप्टर की शुरुआत थी हमारी। हालांकि मैंने चैप्टर को यूज नहीं लिया, एक बार बारीकी से इधर नजर रखो बेटा सबको। जहां कंफ्यूजन रहेगा मैं उस कंफ्यूजन को आपको किताब में दूर करूंगा। किताब के दूर के बाद में पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं मैं उन सारे प्रश्नों की आज चर्चा करूंगा आपसे। उसके बाद में ये पार्ट मेरी तरफ से फ्री है, आपका टेस्ट होगा, ठीक है। रंग बिरंगा संसार, ठीक है। एक बार देखें, शुरुआती जो बिंदु है कि जो प्रकाश है मुख्य रूप से प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मैं लिखा चुका हूं कैसी रेखा में गमन करता है। अगर मैं एक टेढ़ी नली लूं और किसी मोमबत्ती को जलती हुई को देखूं तो वो नहीं दिखेगी मुझे, ठीक है। लेकिन अगर सीधी नली में देखूं तो मुझे वो दिख जाएगी। तो उसका रीजन क्या है? लाली तू दिशा, तुम्हारी दिशा इधर करो बेटा, तू आ गया क्या? सही है। आज कैसे सीरियस है बेटा? अच्छा हाँ, ओंग सी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ओंग है तेरी हवाल बताऊं, एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा तैयार कर, ठीक है। हाँ तो बता बेटा ना, ये शुरुआती जो बिंदु है वो शुरुआती पॉइंट केवल हम इस पूरे पाठ में दो घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और दो घटनाएं हैं, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन की घटना। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन का मतलब है किसी भी सतह से प्रकाश का टकराना और टकरा के मुड़ जाना, ठीक है। ये काम हो रहा है। और मुख्य रूप से परावर्तन की घटना जो है वो दर्पण में रहेगी, ओके। यहां पर दो नियम मैंने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान समान होगा। कोण आई बराबर किसके होगा? कोण आर के बराबर होगा। और दूसरा नियम भी मैंने बताया था कि आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु पर अवलंब। और तीसरी बात कि जो परावर्तित किरण है वो तीनों ही एक ही सल में रहेंगे, ठीक है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, नियमित और विसरित। नियमित का मतलब क्या होता है कि नियमित परावर्तन में चिकनी सतह से परावर्तन यानी प्रकाश की किरणें जाएंगी, विसरित में ऊबड़ खाबड़ सतह से जाएंगी। अच्छा, हमारे कमरे में जो दिन में रोशनी रहती है वो कौन से परावर्तन की बदौलत है? विसरित परावर्तन की वजह से, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक थोड़ी सी बात बताइए कि चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ अगर हम देखें तो वो एक गोलीय दर्पण की तरह कार्य करेगा। गोलीय दर्पण का मतलब दर्पण की परिभाषा आप लोगों को बता चुका हूं कि कांच की पट्टिका पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश। तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है, ठीक है। अब दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। यानी कि दबी हुई सतह, बोलो क्या कहलाएगी? अवतल। और भैया उभरी हुई सतह उत्तल कहलाएगी, ठीक है। देखो कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। देखो इधर देखें, दोनों दर्पण दिए हुए हैं, सतह उभरी हुई है। पॉलिश किधर हो रही है? जिधर पॉलिश होगी उधर से नहीं देखेंगे, क्या प्रकाश की किरणें आर पार जाएंगी? बिल्कुल नहीं जा पाएंगी, ठीक है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसकी संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाओं में किसी को समस्या कोई? देखो इधर देखो, ये पूरा द्वारक है, इसका बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ध्रुव। अच्छा, इसका जो केंद्र होगा, जो इस गोले का केंद्र बनेगा वो कुछ क्या क्या कहेंगे? उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में निकलने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, ओके, मुख्य अक्ष। अब जिस जगह पे प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी, केंद्रित होंगी, उसको कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? मैं कभी कभी बहुत बार कहता हूं कि फोकस करो, बोर्ड की तरफ करो, यानी कि तुम्हारा ध्यान केंद्रित करो। प्रकाश की किरणें जितनी भी आएंगी वो इकट्ठी जहां पर हो रही है वो उसका फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, यहां पर इस जो दर्पण है इसमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, अवतल दर्पण की बात करूं, और अवतल दर्पण जो है, मुझे एक चीज बताओ कि जो अवतल दर्पण है ये मुझे बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है दोनों में। दोनों सेम से लगे ना? सेम है। देखो इधर देखो, इधर भी अंदर पॉलिश कहां हो रही है? बाहर। इसमें भी कहां हो रही है? बाहर। तो यार दोनों एक जैसा मामला बना दिया इसने, ठीक है। हाँ, तो ये एनसीईआरटी की किताब भी बेचारी
कंफ्यूज हो गई है तुम्हें देख देख के, लेकिन इतना समझ लो आप लोग, इसमें कन्फर्म है। इसमें पॉलिश देखो भीतर की तरफ है, ऊपरी सतह कैसी है, उत्तल, ठीक है। तो कुल मिला के प्रकाश की किरणें जहां मिलेंगी उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, और कौन से में मिलती हुई प्रतीत हो रही है बोलो, उत्तल में दिख रही है, ठीक है। अच्छा, सारी प्रकाश की किरणें किधर की तरफ से ली है, बाईं तरफ से ली है, ओके। चलो भाई, ये परिभाषाएं बेटा बारीकी से याद कर लेना, परिभाषाओं में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अच्छे ढंग से हो गई। अच्छा, उसके बाद में जो दर्पण है बेटा, ये तुमको बार बार पढ़ना पड़ेगा पाठ। आज अब पढ़ गए, 6 नंबर का मैटर है ये, 6 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये 10 नंबर का पाठ होता है, क्योंकि आपकी तरह उनके वो नहीं जाते वहां, सत्रांक नहीं जाते 20 नंबर, तो उन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो प्रतिबिंब का बनना, देखो यहाँ पर जो ये सारणी बनी है, अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कौन से दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, और ठीक है। अगर सी से दूर है, सी से परे है, परे का मतलब समझ जाना, सी और अनंत के बीच में, ओके। पहले अनंत पे थी, अनंत पे से फिर आ गई, और अनंत पे से अब देखो एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन, अगर सी पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा। सी और एफ के बीच में आ गई, ठीक है। एक साइड से हम बढ़ाते हुए आ रहे हैं इधर की तरफ, अरे आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं भैया, ठीक है। तो सी से परे बनेगा, विवर्तित बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और अगर एफ पर हो तो कहां बनेगा, अनंत पर। पहले का उल्टा हो गया कि नहीं होगा, देखो एक बार, पहले का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। पहले में अनंत पे थी तो कहां बन रहा था, फोकस पे, ठीक है। और देख लो, अच्छा ये इसका उल्टा है दूसरे वाले का, देखो दूसरे वाले का उल्टा कौन सा है, जब वस्तु सी पे है तो एफ और सी के बीच में, और जब एफ और सी पे है तो देखो ये दोनों आपस में उल्टे। और सी का तो मामला समझ में ही नहीं है कि अगर सी पे हो तो सी पे बनेगा, अगर प्रतिबिंब को सी पे रखेंगे तो वो सी पे बनेगा, तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुख्य बात, ये चीज तो तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन प्रैक्टिस जो आपको करनी है मुख्य रूप से, और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है कि आपको ये सारणी देखनी है बच्चों। जो मैंने दोनों सारणियां बनवाई हैं आपसे, जबरदस्ती बनवाई है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप कभी भी सारणी देखोगे, जब भी सारणी देखो, खाली पन्ना लेके आप लोग किरण चित्र बनाने का प्रयास करना, क्योंकि किरण चित्र आता है पक्का पक्का 2 नंबर का। और अब तक के पेपर में, अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें सबसे आखिरी पेपर में का प्रश्न यही रहता है, 6 नंबर का प्रश्न, और छक्का मारना तुम ऐसे बाद में करना, पहले इसको करना, सबसे लास्ट में पूरे पेपर में यही प्रश्न मिलेगा, तो तुम उल्टे चलना, ठीक है। बहुत अच्छा, अच्छे ढंग से अच्छा चित्र बनेगा, प्रभाव अच्छा जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बेटा। 6 और 2 8 है, किरण चित्र बनाना सीख जाओगे आप आराम से, ठीक है। कोशिश करोगे, खुद मैंने भी किरण चित्र ज्यादातर बोर्ड पे बनाए, मैं हो सकता तो सॉफ्ट कॉपी ले लेता, लेकिन नहीं ली मैंने सॉफ्ट कॉपी का उपयोग, मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि मुख्य रूप से कि हाँ, ये नियम थे कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो किरण कहाँ होकर निकलेगी, फोकस होकर निकलेगी। अगर फोकस से प्रवेश कर रही है तो किसके समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, ठीक है। इधर देखो, अच्छा इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। किरण चित्र अगर बनाया 1 नंबर है, इसमें अगर किरण चित्र नहीं बनाया, तुम चाहे पूरा पन्ना भर देना, 1 नंबर नहीं मिलेगा तुमको। किसी के पास टाइम नहीं होता चेक करने के लिए, मेरे पास भी कॉफियां आएंगी यहाँ पर, आती रहती हैं, तो हम उसी चीज को देखते हैं, बच्चे को पकड़ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे कि कितने पानी में। कुछ बच्चे इतने अच्छी लिखते हैं, इतने अच्छी कॉपी लिखते हैं कि सच बता रहा हूं, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगा आपको, 1 नंबर काटने को हम वो हो जाते हैं कि इसका नंबर काटे का, लेकिन तैयारी करते हैं वो, और तैयारी नहीं समझ के करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं अपना। और तुम पे काम क्या है, मुझे एक चीज बताओ, क्या पूरी क्लास में अब तक कोई निर्धारित हो गया है कि इसकी परसेंटेज ज्यादा बनेगी? कोई नहीं है अभी तक। तो पेपरों तक तो सभी सारे, चाहे कोई वीआईपी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कहीं पढ़ रहा हो, बात समझो। अब पेपर जैसे होंगे, अब नंबर घटते जाएंगे, कटते जाएंगे, तो वो बचाने हमको, और वो कब बचेंगे, जब यहां अच्छे ढंग से समझेंगे हम, ओके। अगली बात देखें बेटा, जब सी पे है तो सी पे लौटेगी वापस। अगली बात, अब ये इन नियमों से हम बनाना सीख गए हैं, क्या, किरण चित्र बनाना सीख गए हैं। और देखो, जब अनंत पे थी तो कहां बन रहा था, फोकस। अब थोड़ा सा आगे आगे, सी और अनंत के बीच में तो कहां बन गया, सी और एफ के बीच में। जब वस्तु सी पे थी तो प्रतिबिंब कहां बन गया, उल्टा बना कि नहीं बना। देखो नोक ऊपर है और यहाँ पर कहां आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। इधर देखें, किरण निकालने का तरीका, और किरण किससे निकालना सीखोगे, वो जो सारणी है, सारणी को आप रखना,
सारणी को रखने के बाद में मैं कह रहा हूं कि मात्र और मात्र तुमको 2 मिनट जब लगेंगे, जब 6 चित्रों को बना दिया करोगे, 5 मिनट लगेंगे तुम्हें। लेकिन अब भी प्रैक्टिस करना, आज ही जाके करना इस चीज की, ठीक है। 6 चित्र वो हैं। आनंद वाले की टेंशन भूल जाओ, आनंद पे तो कैसे लाके फोकस पे मिला दो। लास्ट वाले क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसमें। देखो ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो। अच्छा, सी का सी पे बन रहा था, अब सी और एफ के बीच में जब वस्तु आ गई है तो देखो यार छोटी वस्तु है, यहाँ कितना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ओके, सारणी देखना, किरण निकालने का प्रयास करना। किरण निकालना सीख गए हो। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस पे से निकल रही है, और सी पे से आ रही है तो सी पे वापस लौटेगी। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, सी पे निकली है और एफ पे निकली है। ज्यादातर किरणें यहाँ पे देखो। अब इसके लिए देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे किरण किस पे निकालनी है, पी पे, ठीक है। मोस्ट है ये अवतल दर्पण में। अब देखो किरण जब यहाँ पे निकाल ली, एक सी पे निकाल ली, लेकिन अब ये किरणें कभी मिलेंगी नहीं आगे की तरफ, इस साइड में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, और ऊपर ले जाके जब हम देखेंगे कि भैया सीधी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनना है, लेकिन आभासी बन रहा है। ओके, अब देखो बच्चों आगे, अब इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग ध्यान रखना, ये सीधा पूछता है। टॉर्च में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्तिशाली क्यों चाहिए, क्योंकि जब तुम रात में चलते हो, अगर जरा सी लाइट जलेगी तो मोटरसाइकिल चलाना आसान होता है कि बच्चों, नहीं होता, बहुत कठिनाई आती है। लाइट एकदम अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। अच्छा, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों का, अगर नाई की दुकान पर अगर हम देखें तो वहां पर कौन सा दर्पण रहता है, लगता तो वो समतल है। क्यों, अरे बिल्कुल बड़ा। हमारी पृथ्वी भी कैसी लग रही है, अच्छा हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी लग रही है, गोल है। लेकिन तुम बैठे हुए कहना फील हुई का ये पृथ्वी गोल है, तुम तो खूब दौड़ लगा रहे हो, स्कूल तक पहुंच रहे हो, स्कूल तक आ रहे हो, ठीक है। तो जो ज्यादा बड़ी चीज होती है, अगर उसको छोटी सी जगह पे देखेंगे तो वो हमें समतल दिखाई देगी। तो हमें उस नाई की दुकान पर जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। ध्यान रखना, है तो समतल लेकिन उसमें जरा सा बेंड रहता है। यानी अगर उस दर्पण की पूरी आकृति को देखें, पूरा गोला बना के देखें, तो वो एक गोलीय दर्पण का प्रकार है। तो ये अच्छा प्रश्न यहां पर बन सकता है। और तुम कभी भी फील कर लेना एक चीज कि जो देखने वाले जो दर्पण होते हैं वो बिल्कुल प्लेन नहीं बनाए जाते, थोड़े से मोड़ मोड़ के बनाए जाते हैं अवतल, जिससे कि चेहरा कैसा लगेगा, मोटा लगेगा। तुम कभी भी ईमानदारी से जाके वहां देखना, नाई की दुकान पर जाके गले तो बाल काट 2-4 बार तो हाथ फेर ही लोगे। क्यों, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अपना चेहरा मोटा लगता है, भरा भरा सा लगता है, अच्छा सा लगता है, ठीक है। कलर तो जैसा है वैसा ही रहेगा वो नहीं बदलेगा, ठीक है। आगे देखें, दंत विशेषज्ञ, जो दांतों का जो रोग विशेषज्ञ होता है वो क्या करता है कि मुंह में खोल के दाढ़ देखनी है। अब दाढ़ ऐसे तो देख नहीं सकता, तो वो दर्पण का गोला सा रखता है, गोले को घुसाया, अब दर्पण में उसको दिख जाती है, छोटी सी दाढ़ बड़ी दिख जाती है, ठीक है। और छोटा बड़ा कब दिखेगा, जब फोकस और पी के बीच में हो वस्तु, वहां पे जो लास्ट का चित्र था वो काम आता है, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब। और सौर भट्टियों में केंद्रित करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना कितनी कंडीशन थी, केवल 2। पहली वस्तु अनंत पे हो और दूसरी अनंत और पी के बीच में कहीं हो। यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है तो ये सीधा बन रहा है, एक जगह पे तो उल्टा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, लेकिन यहाँ कैसा बन रहा है बच्चों, सीधा और छोटा बन रहा है। बहुत बड़ी वस्तु का छोटा बन रहा है, इसलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है, वाहनों के पश्च दृश्यों को देखने में। पीछे ओवरटेक वाला शीशा, कौन सा शीशा, अरे मोटरसाइकिल चलाने तो ओवरटेक करके काय देखें, शीशा देखें, दर्पण देखें दर्पण देखते हो, ठीक है। अब सुनो भाई, हाँ किस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। अभी तक हमने समतल दर्पण अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के बारे में देने, इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, बता भाई। उत्तल, बड़ी चीज मैंने बताया कि एक पेड़ 25 मीटर का है और इतने से में दिखाई दे जाएगा। मैंने इसमें भी दिखाया था आपको उसको, ना। इधर देखो भाई, अगली बात, इसका उपयोग देखो। आप छोटे उत्तल दर्पण में किसी भवन पेड़, मैंने दिखाया था ना बोर्ड पे, आपको दिखाया था ना, एक चित्र दिखाया था हेडलाइट का, उसमें पूरा पेड़ आ रहा था, तो पूर्ण लंबाई को हम इसमें देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाओ, देखो किताब क्या कह रही है, आगरा गए हो क्या कभी, ताजमहल अगर देखने जाओ तो दीवार में इस लगे दर्पण में ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब आ रहा है। बल्कि ताजमहल कितना बड़ा है, अरे हमारे वर्ल्ड का 8वां अजूबा कौन, 8वां 7वां है, 7वां अजूबा,
ठीक है, ताजमहल और किसके ऊपर बना हुआ है? बांसों के लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, यमुना नदी के तट पे है। तो ताजमहल में बताओ भैया कौन सा दर्पण लगा हुआ है? उत्तल। कौन सा? क्योंकि पूरे ताजमहल का, ठीक है, तो पूरे प्रतिबिंब को देखने का, मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। अगर आप उचित स्थान पर खड़े नहीं हो तो आप, अब देखो इसका उपयोग कहां होगा? उत्तल दर्पणों का, कि वाहन जो है पश्चिम दृश्यों को देखने के लिए किया जाएगा, जिससे कि वो सुरक्षित वाहन चला सके, कि पीछे से कोई ओवरटेकिंग कर रहा हो या तुम ओवरटेकिंग कर रहे हो, पीछे से वाहन आ रहा हो, तो उस जगह पर आप दर्पण देख के ही क्रॉस करोगे। अभी जैसे ही क्रॉस करना चाहे पीछे से तेज गति से आया तो तुम्हें कुचल देगा। तो वो थोड़ा सा सावधानी की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और छोटा बनता है, और दृष्टि क्षेत्र भी कितना है? कम या बहुत अधिक? बहुत अधिक, ठीक है। और समतल दर्पण की तुलना में ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनता है, ठीक है, ओके। अब बात आ गई, एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? बता दो भाई। वेरी गुड, कितनी होगी? अरे देखते होगे सोल। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण वही मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जहां मिलेंगी वो क्या कहलाएगा? अच्छा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तल, ठीक है। हम मानव में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य देखने के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? आ गई बात, क्योंकि दृश्य क्षेत्र बड़ा होता। अच्छा, चिन्ह पर पार्टी और फॉर्मूला तुमको सिखाई दिया था, देखो ये सिखा दिया। बाईं ओर की प्लस रहेगी, आगे की ओर कैसी रहेगी? प्लस रहेगी, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर। अब ऊपर नीचे का क्या मतलब है? जैसे ये देखो, अगर यहाँ कोई ऐसी चीज बन गई है छोटी, बन रहा नहीं बन रहा? उत्तल दर्पण में बनेगा और उत्तल दर्पण में बनेगा, तो देखो दोनों में प्लस प्लस लिखा जाएगा। अब सपोज करो एक प्रतिबिंब यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, तो ये तो माइनस में लगी जाएगी। मैं कहूं कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी और ये 5 सेंटीमीटर की बन रही है, तो 10 को हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे, और इसको माइनस में लेंगे। ऊंचाई की बात आ जाए, क्योंकि आवर्धन निकालने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता होती है। और दर्पण सूत्र, बिल्कुल प्यारा सा सूत्र तुम सबको याद है, बोलो 1/v। चलो, तुम मेरा परिवार होगे नहीं हो? वी यू मेरी फैमिली, बड़ा प्यारा सा परिवार है, कक्षा 10 का परिवार है, ओके। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के दो सूत्र बताए थे मैंने। एम बराबर क्या बताया था? अच्छा, ऊपर बड़ो नाम आवेगो, बड़े नाम का मतलब प्रतिबिंब आवेगो, है ना, और नीचे क्या आएगा? बिंब, ओके, ठीक है, बड़ा सिंपल सा। अगर वो नहीं रहे तो ध्यान रखना बच्चों, इसके लिए इस फॉर्मूले में -v/u लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको u/v भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? लेकिन ये प्लस करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये चीज एक बार देख लो, एक बार अगर किताब में जो नोट्स वगैरह हम देखो, एक बार इसको देखो, थोड़ा सा चेंज करो इसमें, h'/h। हाँ बिल्कुल, पेपर चलेंगे, एक बार रिवाइज करवा दो हैं। हाँ, इन्ने 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 लग रहा हूँ भैया जी, टेंशन ना लें। क्या लिखा था उसमें? इस साल का पेपर नहीं डला हुआ है प्रवेश का के बाद में अपना सेकेंडरी एग्जाम में अपना कौन सा प्रश्न है? साइंस का। इधर देखो बच्चों, बड़ा प्यारा सा मामला, बड़ा प्यारा सा पेपर आता है, और कहीं नहीं आंख बीच के वहीं पहुंच जाओ पीछे की पोजीशन पे। अब की बार नहीं था, बट देखो मैंने क्या बताया, सबसे लास्ट प्रश्न कहाँ मिलेगा?
लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी बताइए। कितना प्यारा सा प्रश्न आया है, लेंस से आया है। अब देखो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, प्रश्न उतारो फटाफट। 2024 गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? 2024 हाँ, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे बताओ भाई। नहीं, भूलो मत। नहीं यार, कर क्या रहे हो तुम, पढ़ क्या रहे हो? अरे यार, वो कितनी प्यारी परिभाषा लिखाई थी मैंने। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है उन्हें क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। लिखो फटाफट। 2024 कब का पेपर चल रहा है? ये 24 का चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आंसर लिखे तो लिख लो, नहीं कोई जरूरी ना आंसर इनकी। ना मिलोगा ले। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। बताओ भाई, गोलीय दर्पण का ध्रुव कैसे परिभाषित होगे? पी की पूछा है उसने। द्वारक के बीचों बीच का बिंदु। इधर देख लीजिए वापस, देखो इधर देखो बच्चों, माना कि ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? कौन सा, उत्तल है अवतल? अरे बोलो, अवतल है। ये पूरा द्वारक है, द्वारक के बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। देखो इधर, द्वारक के बीच का बिंदु पी कहलाएगा भाई। तीसरा प्रश्न, अब देखो इसमें मिक्स कर दिया उसने, दर्पण में किसको कर दिया? लेंस की क्षमता को। कल ही बताया मैंने। हाँ बताओ। अच्छा, जहां भी ये प्रश्न दिखे पहले उतारो फटाफट, सॉल्व करें हम 1 सेकंड में। बेटा जी वो 6 नंबर का पार्ट है, प्लीज करके भाई नंबर मत कटवा देना। बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से मैंने समझाया है, अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है। कम से कम 20 क्लास मैंने इस चैप्टर की ली है आपको। और अब के बाद में आपको कभी भी, ये 12वीं में भी आप पढ़ोगे ना, साइंस लेके बड़ा मजा आएगा। फिजिक्स का पूरा टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत संजीदा तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है। तो देखो बेटा, एक लेंस की क्षमता कितनी है? 4D। मैंने तुमको बताया कि जहां भी क्षमता की बात करें लेंस की, ठीक है, लेंस की अगर क्षमता की बात करें, वो आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता को कैसे निकालेंगे, तो P बराबर बोलो, यानी पापा को उल्टा फादर भी कहते हैं। अब मुझे हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। बोलो, 1/P। एक में कितने को भाग देना है? 4 को। तो तुम आंख मीच के नहीं, भले अगर शॉर्ट में निकालना चाहें तो इन प्रश्नों में जहां भी क्षमता पूछे 1 में भाग देना है, लेकिन सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। ठीक है, अब 1 में 4 का भाग कभी गया है क्या? नहीं गया। हाँ भाई, फूफा बुला ले हो, बुआ आ गई। 4 दूनी बचे कितने? फिर बुआ बुला ले दोबारा, बोलो। 4 पंजे विदा कर दो। बुआ फूफान ने कर दिए विदा। आओ अब देखो बेटा, आंसर कितना आ गया? 0.25। लेकिन ये आंसर आएगा किसमें? अब तुम्हें किसमें बदलना है इसको? तो सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे? गुणा कितने का? भाई फूफा भगवान को बिदाओ तो देनी है 100 रुपया, देनी ना देनी? अब ये सेंटीमीटर बन गया कि नहीं बन गया? और बन गया तो बताओ भाई कितना सेंटीमीटर बन गया? CM। बेटा किसी को कोई परेशानी नहीं ना?
अब चश्मे का नंबर पूछ लेना सबसे कि बता भाई कितने नंबर का है ना। तो वो चश्मे का नंबर का मतलब नहीं होता, वो बताते हैं डायोप्टर को, कहते हैं कि 0.5 का नंबर है। जैसे मैडम का जो हमारे चश्मा है वो लगाती है 1.5 का लगाती है, जिस सवाल को तुम करके आए हो, ठीक है, करके लाया था ना लाला, कौन सा था वो जिसने बताया था मुझे, तूने बताया था 1.5 डायोप्टर का लगा हुआ है उनके, ठीक है। अच्छा, किन किन में तुम में से किस किस ने आंखें चेक करवा रखी हैं अपनी डॉक्टर्स को? अच्छा, वो देखा होगा एक बार, वो उसकी कह रहा हूं मैं, जो चश्मा सा पहनाते हैं फ्रेम सा, उसमें छोटे छोटे शीशों को घुसाते जाते हैं, फिर कहते हैं कि सही दिख रहा कि नहीं दिख रहा, है ना। तो वो वाली बात बेटा, वो जो दुनिया भर की पेटी है ना, उस पेटी में से जो डॉक्टर निकालते हैं उन वो लेंस है, क्या है बच्चों? लेंस। अब लेंस को डाल के देख लेते हैं कि अब ये सही दिख रहा है, तो फिर उसी को वो अप्लाई कर देते हैं और उसी नंबर को लिख के वो चश्मे का मामला बना देते हैं, ठीक है। इधर देखो बच्चों, हाँ भाई, अब ये प्रश्न अथवा में लेंस का आवर्धन किसे कहेंगे बोलो? वही प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। दूसरी बात बोलो, एच डैश बटे एच। ओके, ठीक है। प्रश्न लिखोगे क्या? लिख लो इनको, प्रश्न लिखने में जो वो मत करो, अथवा वाले प्रश्न है ये, सॉल्व बने बाद में हो जाएंगे। क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, हटाओ हटाओ। लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? समझ में आ गया? आराम से ढूंढ लेना प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न उतारो, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। हाँ, समीकरण जरूर लिखना है, परिभाषा भी लिखनी है ना। उसका अनुपात कहलाएगा, मैंने लिखाया नहीं लिखाया, आप लोगों को लिखाया है, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई को लेंस का आवर्धन कहेंगे, ठीक है। और अगर वो भी नहीं दे रखा हो तो बिंब की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ऊपर आएगा बिंब नीचे आएगा। क्या बच्चों ऐसे सवाल नहीं हो पाएंगे तुमसे? पक्का कर दोगे? चलो बेटा, बहुत अच्छे ढंग से करना, आप लोग कोशिश करना अच्छे ढंग से करने की, और बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे आप लोगों से। अगला देखें, हाँ बेटा, इसको तो सभी बता सकते हैं मेरे हिसाब से। तीसरे वाले को, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ भैया, गोलीय दर्पण की है ना, सी, और सी का आधा क्या होता है? एफ। अरे सी का आधा एफ होता है, ठीक है बच्चों। ये पेपर 2024 का कंफर्म हुआ, लेकिन देखो, हाँ अब देखो बेटा, एक प्रश्न और आया है इसमें, देखो देखो देखो, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए। ठीक है, दोबारा दोबारा आया है क्या? हाँ, यदि लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए भाई, ठीक है, यह कराई दिया तुमको। अगला देखो, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जिसमें F1 और 2F के मध्य स्थित हो। उतारो इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई कहां बनेगा जल्दी से। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। अरे F1 और 2F1, उत्तल लेंस पूछा है उसने घुमा के दिया है, इसलिए कह रहा हूं इस प्रश्न को उतारो जल्दी से, बहुत घुमा के दिया है ये वाला प्रश्न, ऐसे ही थोड़ी 2 नंबर में दे देगा भाई। है बेटा, अभी समझाऊं इसको। उत्तल लेंस है, पी और एफ के बीच क्यों बनेगा? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इधर देखो बच्चों, प्रश्न सबको दिख रहा है? इधर देखो, एक उत्तल लेंस
बताओ मुझे कि जो उत्तल लेंस रहेगा, उत्तल लेंस, देखो बेटा उत्तल लेंस है, ये उसका बोलो, बताओ, बोलते चलो साथ साथ। ओ है, हाँ बताइए मुझे क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। अच्छा इस साइड में हम हमेशा F1 लेते हैं और इधर क्या लेंगे, C1, या उसको क्या कह सकते हैं, 2F1। उस साइड में बोलो F2 रहेगा और बोलो C2 होगा, या जिसे हम कहेंगे 2F2। अब मुझे बताओ उसने वस्तु को कहां लिया है, F1 और 2F1 इसके बीच में लिया, इस जगह। अरे सीधी सी बात है, सी का जब सी पे बन रहा है तो अगली स्थिति कहां बनेगी प्रतिबिंब की, बताओ भैया। सी का सी पे बन रहा है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा कहां पर, इस जगह पर बनेगा, सी से परे और अनंत के बीच। सबसे अच्छा तो ये है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बताई थी आपने, ओके सही बताई थी, मैं थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज हो गया था। अरे यहां से निकालो, उससे निकाल, सीधा सीधा क्यों कंफ्यूज हो। ले। अच्छा कोशिश ये करना, तुमको मैंने तरीका बताया है, इधर देखो मैं क्या चालाकी काम में लेता हूं। मैंने कभी भी ये पहले नहीं दर्शाता, किरण चित्रों में पहले नहीं दर्शाया किसी को भी मैंने। इधर देखो, वापस देखो, मैं एक मेरा खुद का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, जैसे मैंने ये बनाया, अब मैंने मुख्य अक्ष बना लिया, मैं नंबर नहीं लिखता, लेकिन इतना जरूर है, इतना मुझे पता है F1 और C1 इधर रहेगा, F2 और C2 किधर रहेगा, उधर रहेगा। अब मुझे मैंने लाइन खींच दी और लाइन खींच के यहां से निकल गई। अब मुझे पता है नियम यह है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो कहां से निकलेगी, F से। तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, F2। बीच में यार सबको पता है ये क्या है, O है कि नहीं है, O है, ठीक है। अब कोई भी वस्तु अगर कहीं भी ली है तो वही किरणों उसी हिसाब से निकाल दो। और दर्पण के लिए तो सॉरी